गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा हम लोग वर्नर का सिद्धांत पढ़ रहे थे, जहां हम लोगों ने प्राथमिक संयोजकता के बारे में पढ़ लिया था, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, और हम लोगों ने एनसीईआरटी का भी ऑक्सीकरण संख्या का क्वेश्चन बनाए और अलग से भी एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक का भी ऑक्सीकरण संख्या का क्वेश्चन बनाए थे। तो वर्नर साहब जो थे वो संयोजकता जो बोले थे कि दो प्रकार का संयोजकता होता है, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द्वितीयक संयोजकता, जिसको हम लोग उपसह संयोजक अवस्था या उपसह संयोजक संख्या भी कहते हैं। और यह जो है आयनीकृत नहीं होता है, मतलब नन आयनीकृत होता है, नन आयनीकृत होता है। बेसिकली कहा जाए तो उपसह संयोजक संख्या जो है बंधन की संख्या को बतलाता है, बंधन की संख्या को बताता है। अब बंधन की संख्या को हम लोग कह सकते हैं दंतुरता। इंग्लिश में दंतुरता को कहेंगे डेंटिसिटी, डेंटिसिटी। तो अब हम लोग को डिस्कस करना है कि उपसह संयोजक अवस्था या उपसह संयोजक संख्या कहते किसे हैं। तो जैसे देखा जाए, अगर हम कोई प्रश्न दे दे, जैसे कोई प्रश्न हमने दे दिया Na3Cr NH3 6। अब क्या है भाई, तो उपसह संयोजक अवस्था या संख्या जो है, सबसे पहला ये हो गया प्रति आयन बायां, इससे मतलब नहीं लेना है। ये केंद्रीय परमाणु, इससे ही मतलब नहीं लेना है। तो हमको मतलब लेना है जो ब्रैकेट के अंदर उपस्थित है। जैसे ये NH3 है, कि इसकी संख्या कितनी है 6, तो यही कहलाएगा उप या द्वितीयक संयोजकता। इसको क्या कहेंगे, द्वितीयक संयोजकता। क्या कहेंगे, द्वितीयक संयोजकता हो गया इसका आंसर 6। अब क्या है भाई, मान लो अगर हमने प्रश्न ऐसे दे देता Cr NH3 होल 6 और फिर यहां दे देते हमने NH3 ट्वाइस। तो एक चीज याद रखिएगा, विद्यार्थी वही कहलाता है जो क्लास के अंदर है, मतलब जो क्लास में पढ़ रहा है उसी को ना विद्यार्थी कहेंगे। अब जैसे कोई रोड पे कोई इंसान या कोई बच्चा चल रहा है तो हम कह सकते हैं वह विद्यार्थी, वह प्लेयर भी हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब क्लास के अंदर है तो वह विद्यार्थी। अब जैसे क्या है, NH3 ब्रैकेट के अंदर है, यहां NH3 ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो ये जो है द्वितीयक संयोजकता में नहीं होगा, द्वितीयक संयोजकता में सिर्फ ये होगा। तो याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंस तभी है, आप तभी गिने जाएंगे जब आपका नेचर एक सिस्टम के अंदर एक पॉजिटिव प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो भाई इसको कहते क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि केंद्रीय परमाणु के पास या साथ जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं लिगैंड। हालांकि लिगैंड आगे का टॉपिक में बहुत डिटेल से पढ़ना है, तो अभी हमको ध्यान देना है कि कैसे हम हर एक यौगिक में द्वितीयक संयोजकता बता सके। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसा हमने बोला था कि अभी लिगैंड को नेक्स्ट क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हमको बस याद रखना है, लिगैंड के 3 प्रकार हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर। दंतुरता का मतलब बता चुके हैं बंधनों की संख्या, और जो जितना बंधन बनाएगा वही उसका उतना द्वितीयक संयोजकता होगा। अब सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि प्रश्न कैसे आएगा, बनाना हमको कैसे है। एक चीज याद रखिएगा,
द्वितीयक संयोजकता जो होता है वह आवेशहीन होता है। अभी जैसे हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या पढ़ा था, उसमें हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन सब का आवेश के अकॉर्डिंग प्रश्न को बनाया था, लेकिन इसमें जो है हम लोग को आवेश इसका नहीं देखना है। ऑक्सीकरण संख्या आवेश पर निर्भर करेगा, जबकि द्वितीयक संयोजकता आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। एकदम ध्यान देना है। इसको समन्वय संख्या भी कहेंगे, संकुल संख्या भी कहेंगे। जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया भाई, जैसे K4 है, Fe है, Cn2 है, Cl2 है, H2O का होल ट्वाइस है, ब्रैकेट क्लोज है। तो सबसे पहले द्वितीयक संयोजकता के लिए प्रति आयन का होना कोई जरूरी नहीं है, केंद्रीय परमाणु से भी मतलब नहीं रखना है। अब जो Cn है, तो Cn हमने देखा एक दंतुर है, लेकिन इसकी संख्या कितनी? 2 है, लेकिन एक दंतुर है। कितनी है भाई? तो 1 गुना 2 प्लस क्लोरीन भी एक दंतुर है, तो 1 गुना 2 प्लस H2O भी कितना है भाई? तो H2O भी आपका एक दंतुर है, तो इसका भी क्या हो गया? 1 गुना 2। तो क्या हो गया? 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 6। तो इस यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या जो है वह आ गया, उपसंयोजन संख्या कितना आ गया? 6 आ गया। लेकिन अगर हमने प्रश्न कोई ऐसा दे दिया, मान लीजिए Na3 है और Fe है और C2O4 का होल ट्राइस है, तो अब क्या किया जाएगा भाई? तो जनरली बच्चा सब क्या करता है, वह इसका देखता होगा कि इसका संख्या 3 है तो मार देता है 3। ये ऐसा बहुत बार नीट के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कभी भी इसका आंसर जो है, पहला ऑप्शन 3 रहेगा, बी रहेगा 4, सी रहेगा 5 और डी रहेगा 6। तो इसका आंसर क्या है देखना है। C2O4 द्विदंतुर है और इसकी संख्या कितनी है? 3। तो 2 गुना 3 कितना हो गया? 6। तो ये आंसर नहीं मारिएगा, हम लोग को मारना है ये 6 आंसर ये मारना है। या कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ गया आपका NH4 है, होल ट्वाइस है, Zn आ गया, En का होल ट्वाइस आ गया। अब क्या करेंगे भाई? तो फिर हमको देखना है केंद्रीय परमाणु के बगल वाला, उसकी संख्या कितनी है? 2, और वह कौन सा दंतुर है? 2। तो 2 गुना 2 इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो आंसर मारना है हमको 4। सोच समझ के मारना है, हड़बड़ा के आंसर नहीं मार देना है। इन्हें सोचिएगा कि ये 2 है तो 2 मार देंगे। इसका आंसर क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंसी इसका क्या हो गया है? 4। सेकेंडरी वैलेंसी हो गया इसका 4 हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल देखेंगे और थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा देखते हैं। जैसे एक जो हमने लिखा था यहां पे EDTA, ये क्या है? EDTA जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगैंड है, या इसकी दंतुरता होती है 6। यह 6 दंतुर हेक्साडेंटेड है। कितना है? हेक्साडेंटेड। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर आपको कैसे पता हेक्साडेंटेड है? तो ये भी हम बताएंगे कि किसकी दंतुरता 2 है, किसकी 1 है, किसकी 6 है, तो क्यों है। तो पहले अभी हमको देखना है द्वितीयक संयोजकता किसे कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक धातु का जो है, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन हमने ऐसे दे दिया, मान लिए Fe है, EDTA दे दिया, ठीक है। तो अब भाई यहां पे EDTA कितना है? तो कुछ नहीं तो यहां पे 1 तो जरूर होगा। तो कभी भी इसका आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि यह 6 दंतुर है, तो हो जाएगा 6 गुना 1 इक्वल टू 6। तो इस यौगिक का उपसंयोजन संख्या कितना होगा? हमेशा 6 होगा।
एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है, अगर किसी संकुल यौगिक में, मान लीजिए कोई संकुल यौगिक है, Zn है, OH4 है, ठीक है, और यदि कोई संकुल यौगिक में अगर आपका प्रति आयन आ जाए, मान लीजिए यहां पे K2 आ जाए और Zn आ जाए, OH आ जाए, तो यहां पे प्रति आयन दायां नहीं हो सकता। ये यौगिक हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी यौगिक में प्रति आयन बायां दे दिए तो प्रति आयन दायां नहीं दे सकते। और दूसरा बात, अगर प्रति आयन दायां दे दिए तो इस संकुल के ऊपर में कोई आवेश भी नहीं दे सकते हैं। इसी के दूसरे ओर यदि हमने कोई यौगिक लिख दिया ZnOH का होल 4, अब ब्रैकेट के बाहर अगर Cl2 दे दिया तो फिर यहां भी हम कोई प्रति आयन बायां नहीं दे सकते, और उसी तरह इस संकुल के ऊपर में कोई आवेश नहीं दे सकते। इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है हमको। अब जैसे एक चीज याद रखिएगा कि हर यौगिक का एक फिक्स निश्चित उपसंयोजक संख्या होता है, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही बनाएंगे, बड़ा हल्का क्वेश्चन है। फिक्स का मतलब क्या है, कहा गया है कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाना चाहिए, है ना, या पसारना चाहिए। तो जैसे क्या है, सबसे पहला Fe, लोहा। लोहा जो है आपका, इसका हमेशा द्वितीयक संयोजकता या तो 6 होगा। कितना होगा? हमेशा 6। लेकिन एक केस में जब कार्बोनिल यौगिक इसमें आ जाए तब इसका हो जाएगा 5। आप क्वेश्चन को भी गलत सही कर सकते। यदि अगर हमने क्वेश्चन दे दिया K3 FeCN5 तो यह क्वेश्चन ही गलत है। काहे सर? क्योंकि इसका क्षमता 6 का है और हमने दे दिया 5। यह क्वेश्चन गलत हो गया। यदि अगर क्वेश्चन हमने ऐसा दिया कि Na3FeCO का होल 5, तब यह क्वेश्चन सही है। कार्बोनिल लिगेंड, जिसको अभी हम लोग समझ रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर वह 5 होगा तभी सही होगा। अगर 5 की जगह हमने ये 4 दे दिया फिर गलत हो जाएगा, अगर 4 की जगह 6 दे दिया फिर भी गलत हो जाएगा। तो जनरली क्या है, लोहा का Fe का द्वितीयक संयोजकता हमेशा 6 होगा। क्रोमियम का भाई, क्रोमियम का 6 होता है। कोबाल्ट का भाई 6 होता है। सिल्वर का 2 होता है। मरकरी का 2 और 1 दोनों होता है, कभी कभी 4 भी यूज हो जाता है। उसके बाद Pt प्लेटिनम, इसका 4 और 6 होता है। Zn इसका 4 होता है। निकेल इसका 4 और 6 होता है। Pd इसका 4 और 6 होता है। ये सारा सब तत्व है। और कोई छूट गया है? कॉपर, कॉपर का भी लगभग आपका 4 होता है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीका से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर आगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग द्वितीयक संयोजकता पे बेस्ड प्रश्न को बनाएंगे। आप लोग थोड़ा सा उपसंयोजन यौगिक का चैप्टर ओपन कर लेंगे अपने बुक में, एनसीईआरटी में, और उसका सबसे नीचे वाला लाइन पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि उस लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो नीचे का सबसे वाला पैरा को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है भाई? द्वितीयक संयोजकता की धारणा प्रतिपादित की द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक का मतलब होता है जिसमें 2 तरह के तत्व उपस्थित, उसको कहते हैं द्विअंगी। जैसे दिया है CrCl3, मतलब एक क्रोमियम है और एक क्लोरीन, 2 तत्व है। फिर कोबाल्ट और क्लोरीन है, फिर प्लेडियम और क्लोरीन है। में धातु आयन की प्राथमिकता
संयोजकता, पहला हम देखेंगे 3 है, 3 क्लोरीन है, फिर दूसरा में 2 क्लोरीन है, फिर 2 क्लोरीन है। ठीक है भाई। कोबाल्ट 3 क्लोराइड के अमोनिया के साथ बने विभिन्न यौगिकों में यह पाया गया है। अब थोड़ा रिएक्शन पे हम लोग गौर करेंगे, जिसमें अभिक्रिया हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट। तो याद रखना, सिल्वर नाइट्रेट से जो अवक्षेप बनता है, पीपीटी बनता है, प्रिसिपिटेट बनता है, वह हमेशा श्वेत अवक्षेप होगा, श्वेत, व्हाइट पीपीटी, याद रखेंगे। तो देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा आप लोग को बनाने में। तो ये जो है इस चैप्टर का दूसरा पेज के सबसे ऊपर में दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या दिया है भाई? 1 मोल CO है, Cl3 है, इंटू 6NH3 है। उसमें एक रंग भी दे दिया है पीला, अभी रंग पे हम लोग बाद में फोकस करेंगे। फिर क्या है भाई? फिर 1 मोल है, फिर क्या है? 1 मोल है, फिर क्या है? 1 मोल है। मतलब आपका 4 रिएक्शन दिया है। इसमें क्या है? COCl3 है, इंटू क्या है? 5NH3 है। फिर क्या है भाई? COCl3 है, फिर 4NH3 है। फिर क्या है? COCl3 है, फिर 4NH3 है। तो उसका जो रिएक्शन, सबका जो रिएक्शन हो रहा है वह हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 के साथ। तो पूछा जा रहा है कि इससे अभिक्रिया करके कितना AgCl बनेगा, कितना AgCl बनेगा। याद रखिएगा व्हाइट पीपीटी होता श्वेत अवक्षेप, बहुत बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए ठीक है, अब हम लोग को डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? इसका अभिक्रिया हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट। तो जब हमने आपको ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाया था तो हमने बताया था कि NH3 जो है बाबू वह उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है जिसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो। इसलिए ऐसे भी उदासीन का मतलब होता है संपूर्ण यौगिक, मतलब वह यौगिक बन चुका है, इसी कारण उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब क्लोरीन जो है वह ऋणात्मक होता है। तो जब अभिक्रिया होगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो जनरली ये भाग क्लोरीन ही लेगा। पूछ भी रहा है कौन बन रहा है? AgCl। चलिए बहुत अच्छा बात है। अब हम आपको बता चुके हैं कि भाई कोबाल्ट का जो क्षमता है, वह जो लिगैंड को रख सकता है उसका क्षमता कितना है भाई? 6 से ज्यादा वो रख पाएगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम लोग बड़ी ब्रैकेट बना दिए, ठीक। टोटल लिगैंड कितना है? 6 और 3 9। और कोबाल्ट का क्षमता 6 का है, और अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? ऋणात्मक। तो पता चला कोबाल्ट आपका 6 गो NH3 को अंदर रखेगा तो कितना क्लोरीन बाहर जाएगा? 3 गो। तो आंसर हो गया 3, सीधा है। 5 3 8 कितना है बाबू? 5 3 8। तो कितना बचेगा? क्षमता कितना है कोबाल्ट का? 6। तो 8 में कितना बाहर हो जाएगा? 2 बाहर हो जाएगा। इसमें 4 3 7 है, तो कैपेसिटी कितना है कोबाल्ट का? 6। तो 1 बाहर हो जाएगा। इसमें भी क्या है? 4 3 7, 1 बाहर हो जाएगा। अब इसमें किसी बच्चा को लग रहा होगा सर दोनों का रंग बदला हुआ है। तो रंग इसलिए बदल गया होगा, शायद इस अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में ज्यादा तापक्रम दे दिया गया होगा या किसी में उत्प्रेरक दिया गया, इसी कारण उसके रंग में अंतर है, और कुछ नहीं है। लेकिन अब हम इसका आंसर लिखेंगे। ये जो Cl3 बाहर गया, पहला का आंसर ये होगा, ठीक। दूसरा में क्या होगा? दूसरा में हमको पता है कि पहला तो भाई अमोनिया उदासीन है। उदासीन जो होता है लोथ होता है, वो अपना घर छोड़ के जाएगा नहीं। तो पहले 5 गो NH3 एकदम आराम से रहेगा। अब 3 क्लोरीन को 6 पुराना है, 5 भी नहीं रख सकता, एकदम 6 चाहिए। तो 3 क्लोरीन में या 1 क्लोरीन को रखेगा और 2 क्लोरीन को बाहर कर देगा। तीसरा प्रश्न में देखेंगे क्या है भाई? CO है, NH3 है, के गो NH3 है? 4। पहले तो ये 4 गो आ गया। अब क्या होगा?
2 और क्लोरीन चाहिए तो Cl2 को रखेगा, एक क्लोरीन को बोल देगा अलविदा। उसी तरह चौथा नंबर में फिर हम लोग CO लिखेंगे, NH3 का होल 4 हो गया, फिर 2 क्लोरीन को अंदर रखेंगे और एक क्लोरीन बाहर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अभी जैसे हम लोगों ने एनसीईआरटी के दूसरे पेज में उपसा संयोजन से प्रश्न को बनाया। नीचे क्या है, फिर से एक ये विलियन का सूत्र दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो विलियन का जो सूत्र है, जो अभी हमने सूत्र बनाया, देख लेंगे कि पहला सूत्र हमने क्या बनाया था भाई, CO था, NH3 आपका तो हमेशा 6 गो ही रखेगा अंदर में, तो 3 क्लोरीन बाहर हो गया। ठीक है भाई। नंबर 2 फिर क्या है, CO है, तो फिर क्या होगा, 5 NH3 तो कन्फर्म रहेगा क्योंकि इसका क्षमता 6 है, एक क्लोरीन को अंदर रखेगा, 2 क्लोरीन को बाहर कर दिया। ठीक। तीसरा क्या है, फिर CO है, अबरी NH4 है, तो कितना क्लोरीन को रखेगा, 2 क्लोरीन को बाहर रखेगा, एक क्लोरीन को फिर से बाहर। चौथा में भी सेम है, CO है, NH3 है का होल 4 है और क्या है, Cl2 है। तो जैसा क्या इसमें पूछा जा रहा है विलियन चालकता संबंध, देखेंगे अपने एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, विलियन चालकता संबंध दिया है। अब समझेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे बाबू K4 है, Fe है और CN6 है, जब हमने इसको जलीय विलयन में डाला तो ये क्या है, हमेशा प्रति आयन से टूटेगा। एक चीज हमेशा याद रखना है, तो प्रति आयन से तो क्या हो गया 4K प्लस, और यहां हो जाएगा Fe CN6 पे कितना माइनस होगा बाबू, 4 गो है तो ये 1 2 3 4। उसी तरह बुक में सीधा तोड़ दिया है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्लोरीन तो माइनस ही लेगा, तो इस यौगिक पे कितना क्लोरीन है, 3 गो है, तो ये 3 प्लस देगा, और एक क्लोरीन पे कितना आवेश होता है, 1 माइनस हो जाएगा। उसी तरह यहां कितना क्लोरीन है, इस संकुल पे कितना प्लस देगा, क्योंकि क्लोरीन जैसे मान लीजिए KCl है, जब ये जलीय विलयन में टूटेगा तो क्या करेगा, K प्लस और Cl माइनस, तो क्लोरीन हमेशा माइनस आवेश रखेगा, तो जो उसके विपरीत में है वह धनात्मक आवेश रखेगा। यहां भी क्या हो जाएगा, 1 ही माइनस। इसमें भी क्या होगा भाई, 1 क्लोरीन है तो 1 प्लस होगा, और क्लोरीन पे तो माइनस। इसमें भी सेम चीज होगा, प्लस और माइनस। तो यही रेशियो में लिखा गया है। तो जैसे रेशियो लिखेगा, पहले माइनस का 1:3, यहां भी लिखेगा 1:2, यहां लिखेगा 1:1, यहां लिखेगा 1:1। तो जैसे ये क्वेश्चन हम लोग से बन गया। अब क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बहुत ही बेहतरीन बुक होती है, उसके प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर निकालेंगे और उसके क्वेश्चन को देखते हैं। अभी बोर्ड पे बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आता है जो बहुत बेहतरीन बुक है, वह आपको नेट पे अवेलेबल मिल सकता है। तो क्या है, 0.1 मोल COCl3 NH3 का होल 5 की AgNO3 के अधिक से अभिक्रिया कराने पर AgCl से 0.2 मोल प्राप्त होते हैं। तो विलयन की चालकता क्या है, अभी हम तुमको बता चुके हैं। क्या बता है कि सर कोबाल्ट का जो क्षमता है 6 का है। कितना क्षमता है, 6 का। और क्वेश्चन बोल भी रहा है कि 2 गो निकल गया है। कितना निकल गया है आपका, 2 निकल चुका है। आंसर कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। तो टोटल इसमें मेंबर कितना है, 5 और 3 8। 8 में आपका 2 निकल गया तो कितने को बचेगा, 6 को बचेगा। ध्यान देना अच्छा से, अभी हम बता चुके इस तरह का क्वेश्चन। तो क्या होगा, कोबाल्ट हो गया,
NH3 तो अपना जगह से टच से मस नहीं होगा, क्या उदासीन है, उदासीन लोथ होता है, लोथ अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। ये तो 5 गो हो गया, लेकिन 2 गो भागा है, तो कौन भागेगा? क्लोरीन। क्लोरीन है के गो? 3 गो, तो 2 गो क्लोरीन भाग गया तो 1 क्लोरीन बचेगा। और कोबाल्ट का देखो कितना हो गया, 5 और 1 6, तो के गो क्लोरीन बाहर भागा है, 2 गो। जब इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, यहां पे 2 प्लस बनाएगा और यहां पे 1 माइनस बनाएगा, तो टोटल रेशियो क्या हो गया, 1:2। तो इसका आंसर हो गया 2 नंबर। दूसरा भी क्वेश्चन सेम है, क्या है भाई, फिर क्रोमियम का भी क्षमता हमने बताया था कि 8 6 होता है, तो यहां कितना है, 6 और 3 9, तो के गो बाहर गया है, आंसर अपने बोल दिया, 3 गो बाहर जा चुका है, तो के गो बचेगा। सीधा है, घर बना दें, घर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट या बड़की ब्रैकेट, और H2O हमने लिख दिया, तो के गो रहेगा, 6 गो रहेगा और 3 गो क्लोरीन हो जाएगा बाहर, तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर। अब हम लोग NCERT के बुक के अंदर वाले क्वेश्चन को बनाएंगे मैक्सिमम 5 सेकेंड में। चलिए अब थोड़ा सा बुक खोल लेंगे, NCERT बुक जल्दी से। द्वितीयक संयोजकता पे आधारित NCERT बुक के अंदर उदाहरण 9.1 का जो प्रश्न है, क्या है भाई, जलीय विलयनों में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं की द्वितीय संयोजकता बतलाइए। यहां तक आपका प्रश्न है और आंसर भी आपके बुक में दे ही दिया है। तो सबसे पहले हमको ये बनाना कैसे है, ये क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन है, आपका मैक्सिमम 5 सेकेंड में बन जाएगा, लेकिन हमको थोड़ा सा कंसेप्ट पे भी ध्यान देना है। कितना क्लोरीन बाहर हुआ है इस क्वेश्चन में, सब में इसमें बाहर हुआ है 2 गो, तो जब 2 गो क्लोरीन बाहर होगा तो के गो संयोजकता इसका होगा, 4 गो बच गया, आंसर आ गया। इसमें 2 बाहर हुआ है तो कितना बचा हुआ, H2O 6 गो उदासीन, इसमें 1 भी बाहर नहीं हुआ है, तो ये 4 और 2 कितना हो गया, 6, ये 4 3 7 है, 1 बाहर हो चुका है तो कितना होगा, 6, इसमें 1 भी बाहर नहीं हुआ है तो 2 2 कितना हो गया, 4। क्या बोला था, 5 सेकेंड में बन जाएगा, तो बन गया। अब क्या है, यही अगर इस यौगिक का हमको सूत्र लिखने को बोल दिया जाए, तो 2 क्लोरीन बाहर हुआ है बाबू, तो सीधा लिखेंगे PD NH3, ये अंदर में होगा टोटल, और 2 क्लोरीन बाहर। इसमें क्या है, 2 क्लोरीन बाहर हुआ है तो निकेल हो गया, H2O हो गया, 6 हो गया, और Cl2 हो गया। इसमें क्या है, 1 भी बाहर नहीं है तो दोनों अंदर ही है, तो PT आपका Cl4 है और HCl भी आपका कितना 2 है, 2 दे दिए। इसमें क्या 1 बाहर हुआ है तो क्लोरीन बाहर हुआ है, तो हो गया CO NH3 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, Cl2 होगा, 1 क्लोरीन बाहर होगा, इसमें 1 भी बाहर नहीं है, तो PT Cl2 और आपका NH3 क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। ये आपका आंसर हो गया। तो अब क्या है भाई, अगर रेशियो पूछेगा, रेशियो मतलब वैद्युत अपघट या जलीय विलयन, तो अनुपात याद रखिएगा, ये हमेशा 2 प्लस बनाएगा, ये भी हमेशा 2 प्लस बनाएगा, इस पे कोई अनुपात नहीं होगा, याद रखिएगा। इस पे 1 प्लस होगा, 1 माइनस तो होगा ही, ये इस पे तो रेशियो यहाँ होगा, इसका रेशियो होगा 1:2, इसका भी 1:2 होगा, इसका कोई रेशियो नहीं होगा, इसका रेशियो 1:1 होगा, इसका भी कोई रेशियो नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम लोग अगले क्लास में लिगैंड किसे कहते हैं, केंद्रीय परमाणु किसे कह सकते हैं, उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, अब हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग को उसको देखना है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में वो पूछा जाता है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये सब टॉपिक पढ़ेंगे।